नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हामिद अंसारी, आप नाम तो भूले नहीं होंगे, वैसे भी वो भूलने नहीं देते। भारत के उपराष्ट्रपति, पूरे 10 साल तक करियर डिप्लोमेट और कांग्रेस पार्टी के चहीते, बल्कि कहना चाहिए गांधी परिवार के चहीते, जिन्हें सोनिया गांधी राष्ट्रपति बनाना चाहती थी इस देश का, जिनका मानना है कि देश में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब से उनकी रूह बेचैन है। रूह क्यों बेचैन है? कई मामले हैं। मुख्तार अंसारी उनके रिश्तेदार हैं, तो जाहिर है कि भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो तकलीफ़ तो होगी। लेकिन और कई चीज़ें ऐसे, वो चाहे हामिद अंसारी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, ये पूरी जो जमात, जो बिरादरी है, वो दरअसल मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये परेशान और इस बात से चिंतित है कि उनका जो एंटाइटलमेंट का दौर था वो चला गया, कि वो सेलिब्रिटी हैं और मुसलमान हैं तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार हैं। वो सामान्य लोगों से ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं। उन्हें जो दिया जाए वो दरअसल उन्हें जितना मिलना चाहिए उससे कम है, ऐसा मानते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो किया है, नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-7.5 साल में किसी मुसलमान का, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना एक भी अपवाद के लिए भी नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करती है, या जिसमें जानबूझकर उपेक्षा की गई है माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटी का मतलब अपने देश में केवल मुसलमान होता है, बाकी माइनॉरिटीज़ से कोई मतलब नहीं होता लोगों को, ख़ासतौर से पॉलिटिकल लोगों को। मुसलमान जो इस देश में आबादी का 16-17% है, वो तो माइनॉरिटी है, लेकिन कायदे से कहना चाहिए कि सेकंड मेजॉरिटी है, लेकिन उसको आज भी माइनॉरिटी कहा जाता है। उसको हर तरह की सुविधा मिलती है, संवैधानिक संरक्षण मिलता है, और इस सब के बावजूद उनको शिकायत रहती है। हर समय विक्टिम कार्ड खेलना ये आदत में शुमार हो गया है, और इसके लिए वो मैं नहीं मानता कि वो जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिम्मेदार हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, दूसरे दलों के नेता, जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर उनको पैम्पर किया, जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर इनको देश का दामाद बना दिया, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर वो सब कुछ किया जो किसी भी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं होना चाहिए था। वो सब कुछ किया गया, उसके बाद भी शिकायत है। तो शिकायत क्यों है? बहुत से कारण हैं। एक तो शिकायत का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में कैसे आ गई, वो भी पूर्ण बहुमत से, और 2 बार। तो ये तो इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, ये और बड़ा कष्ट है। उनके खिलाफ बोलने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है, उनकी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है। ये तीसरी बात है कष्ट की। दरअसल जहाँ जो मर्म पर चोट लगी है, असली चोट जो लगी है, जिसके बारे में बोलते नहीं हैं, वो ये है कि भारत की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का जो वीटो चल रहा था पिछले 7 दशकों से, उसको मोदी ने ख़त्म कर दिया है। ये जो धारणा बनी हुई थी कि जिसके साथ मुसलमान उसके साथ सत्ता, उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मोदी का विरोध करना है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, ठीक है, आरएसएस का विरोध करना है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको बोलने की आज़ादी है, विरोध करने में कोई हर्ज नहीं है। देश का विरोध करना है, ये यहाँ तक चले गए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो अभी बीता है, वो दिन चुना हामिद अंसारी ने एक ऐसी संस्था के कार्यक्रम में बोलने के लिए, भारत के खिलाफ बोलने के लिए, जिस संस्था का नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल।
जो भारत विरोध के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसने अभी कुछ समय पहले भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी अमेरिकी सरकार से, इस आधार पर कि वहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, वहाँ माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है इस नाम पर। ऐसी संस्था में उन्होंने जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके आईएसआई से संबंध है, हालांकि वो संस्था मना करती है, लेकिन आईएसआई किस तरह से ऑपरेट करती है ये हमको आपको सबको मालूम है। कौन सा ओवरग्राउंड संगठन है उसका, कौन सा अंडरग्राउंड है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन दुनिया में सबको पता चलता है कि कहाँ से किसको पैसा मिल रहा है, आप कौन से मुद्दे और किस समय उठाते हैं, इससे भी पता चलता है। इस संस्था ने भारत के खिलाफ ये, उसमें लगभग उसके अलावा 15-16 और संस्थाएं थी, बेंगलोर के जो आर्क बिशप हैं वो भी इसमें शामिल हुए। ये भारत विरोधी अभियान, जिसमें हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी को रिलीजियस मोनोपोली में बदलने की कोशिश हो रही है। और इस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। इस पर आरोप है कि ये भारत में दंगे कराने की कोशिश करती है, उसके लिए प्रयास करती है। अभी आपको याद होगा हाल ही में त्रिपुरा में दंगे हुए, एक झूठी खबर के आधार पर कि मस्जिद गिरा दी गई, मस्जिद की एक ईंट को भी नहीं छुआ गया, लेकिन वो झूठी खबर चलाई गई, उसको वायरल किया गया। त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि ये संस्था शामिल थी त्रिपुरा में दंगे कराने में, इसकी भूमिका है, इसकी जो ऑनलाइन ब्रांच है और जिस तरह के इनके हैंडल हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, उनके जरिए स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। त्रिपुरा सरकार ने इस संस्था के खिलाफ मामला दर्ज किया है यूएपीए में। इसके बावजूद भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी संस्था में बोलने जाते हैं और वहाँ जाकर भारत की आलोचना करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। मोदी के खिलाफ बोलते तो समझ में आती बात, लेकिन देश के खिलाफ बोले, भारत के खिलाफ बोले। और कैसे आदमी है ये, आपको और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए 3 लोगों का, प्रणब मुखर्जी, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने इनको राष्ट्रपति बनने से रोक दिया। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी बने थे, उस समय सोनिया गांधी नहीं चाहती थी प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तो चाल चली गई। 29 मई 2012 को अहमद पटेल से फ़ोन करवाया गया प्रणब मुखर्जी को और कहा गया कि सोनिया जी ने आपका नाम तो फाइनल कर दिया है, लेकिन वो हामिद अंसारी के नाम पर समर्थन को भी एक्सप्लोर कर रही हैं। अगर नाम फाइनल कर दिया है तो हामिद अंसारी के नाम पर समर्थन क्यों एक्सप्लोर कर रही हैं? तो खटका तो प्रणब मुखर्जी के मन में ज़रूर हुआ होगा। तो 2 जून को प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी से मिलने गए। बड़ी लंबी बात हुई, उन्होंने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। बड़ी लंबी बातचीत के बाद सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य तो आप ही हैं, लेकिन आप कोई दूसरा योग्य उम्मीदवार सुझाइए, क्योंकि आपको नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। प्रणब मुखर्जी जैसा सीजन पॉलिटिशियन ये सब समझ रहा था। उसके बाद 13 जून को ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने गई, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मामले पर चर्चा के लिए। अब वहाँ सोनिया गांधी ने दूसरा खेल खेला। उनको मालूम था कि प्रणब मुखर्जी के नाम पर ममता बनर्जी भड़क जाएंगी, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगी सिरे से ही। तो उन्होंने 2 नाम बताए कि कांग्रेस 2 नामों पर विचार कर रही, जिसमें पहला नाम लिया प्रणब मुखर्जी का, दूसरा हामिद अंसारी का। तो उनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी कहेंगी प्रणब मुखर्जी मंजूर नहीं, हामिद अंसारी के लिए हम तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम मुलायम सिंह से, उस समय मुलायम सिंह से उनकी दोस्ती चल रही थी, उन्होंने कहा बात करके बताएंगे। तो वो बाहर आ गई। सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी से कहा कि ममता बनर्जी ने अपनी ओर से सुझाव दिया है 2 नामों का, आपका और हामिद अंसारी का। अब इस बात की पोल खोल दी ममता बनर्जी ने उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मुलायम सिंह यादव के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए हमारी पहली पसंद डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उसके बाद दूसरी पसंद प्रणब मुखर्जी हैं और तीसरी पसंद सोमनाथ चटर्जी है। सोनिया गांधी का खेल खत्म हो गया था। अब उनके सामने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप सोचिए कि अगर सोनिया गांधी अपनी इस योजना में कामयाब हो जाती तो ये जहरीला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना होता और हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बना होता। ये क्या क्या करता, क्या क्या कर सकता था, इसकी कल्पना कीजिए। सोनिया गांधी ने सांत्वना पुरस्कार के तौर पर दूसरी टर्म दी उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति रहते हुए, चूंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है, 14 से 17 तक रहे ये मोदी सरकार के दौर में, 12 में बने थे दोबारा। 3 साल तक राज्यसभा में, हालांकि एनडीए और बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, तब भी सदन न चल पाए, इसमें पूरा सहयोग किया राज्यसभा के सभापति के तौर पर। सरकार की तमाम कोशिश, सरकार के तमाम अनुरोध के बावजूद सदन चलाने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही बहाना था कि सदन जो है वो हाउस ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं हो सकता। हाउस को ऑर्डर में लाने की कोई कोशिश उनकी ओर से नहीं हुई। सदन शुरू होते, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू होता था, तुरंत एडजर्न कर देते। और उनके विदाई भाषण में जो तंज किया, जो कटाक्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आपके मन में तो बहुत कुछ रहा होगा लेकिन पूरी बात कह नहीं पाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिए। लगातार एक अभियान वो चला रहे और कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है। सवाल ये है कि हमारे आपके लिए सवाल है कि हम इस देश में नायकों के रूप में, बड़े पदों पर आइकन के रूप में कैसे लोगों को चाहते हैं, और ख़ास तौर से सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो कैसे मुसलमानों को चाहते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद को चाहते हैं या हामिद अंसारी को चाहते हैं, मुख्तार अंसारी को चाहते हैं या आरिफ मोहम्मद खान को चाहते हैं। चुनाव हमको आपको करना है। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये लोग, ये जो हामिद अंसारी, मुख्तार अंसारी, जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, ये जो पूरी ट्राइब है, ये पूरा जो कबीला है, ये भारत के हित में कभी नहीं सोच सकता है। आप कितनी भी सहानुभूति दिखाएं, इनको कितना भी सम्मानित करें, इनको कोई भी सुख सुविधा दे दें, कोई भी पद दे दें, ये जब सोचेंगे तो भारत, भारतीय संस्कृति और ख़ास तौर से हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसके खिलाफ मन में जहर भरा हुआ है और वो जब तब निकलता रहता है। जैसे फोड़े से मवाद निकलता है ना, वैसे इन लोगों के मुंह से, इन लोगों की हरकतों से ये चीज़ें निकलती हैं। तो अच्छे और बुरे का भेद नहीं करेंगे, अगर पहचान नहीं करेंगे कि किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, हामिद अंसारी जैसे लोगों का विरोध नहीं होगा, अगर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का विरोध नहीं होगा अगर, तो समझिए कि इनकी संख्या बढ़ने वाली है। सवाल सिर्फ विरोध का मतलब ये नहीं है। ये जो आपका मौन है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि ये मौन आपका स्वीकृति का लक्षण माना जाएगा और ये आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो सोच लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।